सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे रस निष्पत्ति। रस का जो सामान्य अर्थ है वो होता है आनंद। रस किसे कहते हैं? देखिए, रस कथा, काव्य, नाटक या उपन्यास आदि को हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं या इन सभी में अभिनय करने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद को ही रस कहते हैं। यानी जो कथा है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है आदि को पढ़ने, सुनने और देखने से या अभिनय करने से इसमें जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद को ही रस कहते हैं। वेदों में जो रस के बारे में जानकारी मिलती है वो है अथर्ववेद में। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है भरत मुनि, और भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस को नाटक का प्राण माना। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में रस की परिभाषा दी कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के स्थायी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी जो विभाव है, अनुभाव है और व्याभिचारी भाव है, ये तीनों मिलके स्थायी भावों के साथ संयोग से रस की निष्पत्ति करते हैं। रस संप्रदाय है वो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम संप्रदाय है, जिसका समय है ईसा पूर्व की 2री शताब्दी। आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना और रस को कहा रस ऐस्वाद्य है। ऐस्वाद्य मानने वाले थे भरत मुनि और आस्वाद मानने वाले थे विश्वनाथ। थोड़ा ध्यान देना। भरत मुनि के अनुसार रस क्या है? रस आस्वाद्य होता है, आस्वाद नहीं। रस अनुभूति का विषय है, अपने आप में कोई अनुभूति नहीं। रस विषयगत होता है, न कि विषयीगत। रस का मूल आधार स्थायी भाव है, जो कि रस नहीं है। भरत मुनि ने स्थायी भाव को रस नहीं माना है। रस है उसके वैसे तो 4 अवयव होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने 3 ही माने हैं। कौन कौन से? भरत मुनि ने माना है विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव। इन तीनों को माना है। इन तीनों का संयोग जब स्थायी भाव से होता है तब क्या रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा मानने वाले हैं भरत मुनि। नायक अभिनेता का स्थायी भाव ही रस रूप में बदलते हैं। सहृदय रस का आस्वाद हर्ष आदि के रूप में करता है। आगे बात करते हैं। भरत मुनि ने रस के 3 अवयव माने हैं, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव। भरत मुनि ने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या भी कितनी मानी है? 8 मानी है, और वैसे वर्तमान में हिंदी में रसों की संख्या 11 मानी गई है। भरत मुनि ने रस की संख्या 8 मानी है। 9वां रस शांत रस, जिसको उद्भट ने माना है। 10वां रस वात्सल्य रस विश्वनाथ ने माना है, और 11वां रस भक्ति रस रूप गोस्वामी ने माना है। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य है रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य, जिनमें एक साइड में आचार्य दिए हुए हैं, उसके बाद में उनका जो सिद्धांत है उनके बारे में बताया गया है। तीसरा है उन्होंने जो दर्शन दिया है उसके बारे में। इसमें जो 4 नाम दिए हैं आचार्यों के, जो क्रम वाइज है, जो पहले आए हैं उसके बाद में आए हैं, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में। जैसे इसमें लिखा है पहला भट्टलोलट, जो पहले आचार्य है, उन्होंने सिद्धांत दिया उत्पत्तिवाद, आरोपवाद और उपचयवाद और प्रतीतवाद। यानी इनका जो सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, उनके कई नाम हैं। आरोपवाद भी है, उपचयवाद भी है, प्रतीतवाद भी है, और उनका दर्शन है वो मीमांसा दर्शन है। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार हम उनका जो आचार्य है, उनके सिद्धांत है और उनका दर्शन है, उनके बारे में थोड़ा याद कर लेते हैं। दूसरे आचार्य है आचार्य शंकुक। उनका सिद्धांत है अनुमितिवाद, अनुमानवाद, कला प्रतीति और चित्र तुरंग।
ये सिद्धांत है आचार्य शंकुक के। उन्होंने जो दर्शन है वो है, उनका दर्शन है न्यायिक दर्शन। तीसरे आचार्य भट्टनायक, जिनका सिद्धांत है भुक्तिवाद, भोगवाद, और वो सांख्य दर्शन उन्होंने दिया। चौथे आचार्य अभिनव गुप्त, उनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, जो शैव दर्शन पर आधारित या प्रत्यय विज्ञान दर्शन पर आधारित है। तो इसको थोड़ा याद कर लीजिए। आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो सिद्धांत उत्पत्तिवाद है वो किसका सिद्धांत है? भट्ट लोलट का। मीमांसा दर्शन है वो निम्न में से किस आचार्य ने दिया? भट्ट लोलट ने। ध्यान रखें। आ सकता है चित्त तुरंग सिद्धांत है वो किस आचार्य ने दिया? आचार्य शंकुक का है। भुक्तिवाद सिद्धांत किसका है? भट्टनायक का। सांख्य दर्शन जो दर्शन है वो कौन से आचार्य का है? भट्टनायक का। शैव दर्शन है या प्रत्यय विज्ञान दर्शन है वो किस आचार्य से संबंधित है? अभिनव गुप्त का। अभिव्यक्ति सिद्धांत किसने दिया? अभिनव गुप्त ने। इस तरह से आपको अच्छी तरह से इसको याद करना है। उसके बाद में बात करते हैं जो आचार्य हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पहला था भट्ट लोलट। रस सूत्र की व्याख्या करने वाले ये प्रथम आचार्य है। इनका दर्शन था वो मीमांसक दर्शन था। रस निष्पत्ति के क्षेत्र में वाद सिद्धांत यानी उत्पत्तिवाद उनका सिद्धांत था। परवर्ती विद्वान इसे भ्रांतिमान भी कहते हैं इनके सिद्धांत को, क्योंकि उनका मानना है कि नट को नट न समझना भ्रांतिवश रामादि ही समझ रहे होते हैं। इस मत के अनुसार न तो रस नट में रहता है न ही सहृदय में, यानी जो नाटक करता है मंचन करता है न तो उसमें रहता है न ही सहृदय में देखने वाले में, बल्कि ये सामाजिक में रहता है, बल्कि ये मूल पात्र यानी जो राम आदि में ही रहता है। मूल पात्र जो थे उसी में होता है, ऐसा मानने वाले हैं भट्ट लोलट। मम्मट ने भट्ट लोलट के सिद्धांत में संयोग और निष्पत्ति का अर्थ बताया है, वो आप अच्छी तरह से याद करना है। उन्होंने कहा है कि जनक जन्य संबंध होता है जिसे बोलते उत्पाद्य उत्पादक संबंध, यानी ये कहते हैं कि जब स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भावों के साथ में विभाव का संयोग होता है तब जनक जन्य संबंध माना जाता है। और स्थायी भावों के साथ अनुभावों का संयोग होता है तो गमक गम्य संबंध माना जाता है। और स्थायी भावों के साथ संचारी भावों का संयोग होता है तो पोषक पोष्य संबंध माना जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद करना। जहाँ स्थायी भावों के साथ विभाव हो तो वहाँ कौन सा संबंध होता है? उत्पाद्य उत्पादक संबंध, यानी जनक जन्य संबंध। ये याद रखना आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्थायी भावों के साथ अनुभावों का संबंध गमक गम्य संबंध। स्थायी भावों का संचारी भावों के साथ संबंध पोषक पोष्य संबंध। विशेष जो भट्ट लोलट की जो मुख्य बातें हैं, तद्रुप पतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया और जिसका अर्थ होता है अभिनेताओं के मूल पात्रों के अनुसार गतिविधियों को देखकर भाव उत्पन्न होना। आपको ये दो लाइनें याद करनी है। संयोग का अर्थ क्या है? उत्पादक उत्पाद्य संबंध। देखो दो पूछेंगे आपसे, अगर पूछना होगा तो इसमें कि भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? उत्पत्तिवाद। याद रखना है। भट्ट लोलट ने स्थायी भावों के साथ विभाव का जो संयोग माना है उसे क्या कहते हैं? जनक जन्य संबंध। स्थायी भावों का अनुभावों के साथ संबंध है वो क्या माना जाता है? याद करना है आपको, गमक गम्य संबंध। और स्थायी भावों का संचारी भावों के साथ पोषक पोष्य संबंध। फिर आपसे ये पूछा जाएगी कि उन्होंने संयोग का क्या अर्थ माना? उत्पादन उत्पाद्य संबंध। और निष्पत्ति का क्या माना? उत्पत्ति। आगे बात करते हैं शंकुक के सिद्धांत की। रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले द्वितीय आचार्य कौन है? शंकुक। उनका वाद था अनुमानवाद या अनुमितिवाद। ये कहते हैं कि धुएं को देखकर आग का अनुमान कर लिया जाता है, उसी प्रकार
रंगमंच पर स्थित नट या नटी जो उसका मंचन कर रहे हैं उसको देखकर राम आदि अनुकार्य तथा उसके स्थायी भावों का अनुमान दर्शक कर लेते हैं। जो नट नटी यानी जो मंचन कर रहे हैं नाटक का, उसको देखकर राम के जो कार्य थे उनको वो याद कर रहे हैं, उनका अनुकार्य तथा उसके स्थायी भावों का अनुमान दर्शक कर रहे हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं। इससे सहृदय सामाजिकों को आनंद की प्राप्ति होती है। जो ये देखते हैं उनको जो आनंद की प्राप्ति होती है वो अनुमान के आधार पर माना है शंकुक ने। नाट्य शास्त्र के अनुसार प्रतीचि 4 प्रकार की होती है। प्रतीति कौन कौन सी? सम्यक प्रतीति यानी है राम को राम समझना सम्यक है, राम को राम ही समझना, ये तो है सम्यक प्रतीति। उसके बाद है संशयात्मक प्रतीति, राम है अथवा नहीं ये समझना संशयात्मक प्रतीति है। सादृश्य प्रतीति मतलब राम जैसा है, राम जैसा है ये सादृश्य प्रतीति। मिथ्या प्रतीति मतलब राम को कुछ अन्य समझना, राम है उसको हम कुछ अन्य समझ रहे हैं तो वो क्या हो गया? मिथ्या प्रतीति। यानी ये 4 प्रकार की प्रतीति बताई है नाट्य शास्त्र के अनुसार, तो ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, न्याय शास्त्र के अनुसार। नाट्य शास्त्र तो जो है वो भरतमुनि का था और ये न्याय शास्त्र है, उसमें 4 प्रकार के प्रतीति बताई है। सम्यक प्रतीति जो राम को राम समझना, संशयात्मक राम को राम नहीं समझना, सादृश्यात्मक राम है जैसा है ये समझना, और मिथ्या राम से कुछ अन्य समझना। जैसे इसमें मैंने लिखा है रस्सी को रस्सी नहीं समझना, रस्सी को कुछ अन्य समझना। फिर इसी में विशेष देखिए, आचार्य शंकुक ने चित्रतुंग न्याय की परिकल्पना द्वारा अलौकिक अनुमान की प्रतिष्ठा करना है। उनका मानना है चित्रतुंग न्याय है, ये है आचार्य शंकुक का। नेट में पूछा गया है कि चित्रतुंग सिद्धांत किस आचार्य का है? वो है शंकुक का। चित्र में बने घोड़े को देखकर यह कहना कि यह घोड़ा तो यह घोड़ा है, मतलब चित्र में बने घोड़े को देखकर, देखो घोड़ा नहीं है लेकिन वो चित्र बना है, चित्र को देखकर यह कहना कि यह घोड़ा है, तो ये कहा जाएगा चित्रतुंग ज्ञान। संयोग, अब ये 2 लाइनें आपको हर में याद करनी है जो चारों आचार्य हैं उनका। उन्होंने संयोग का अर्थ क्या माना है? अनुमान, और निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? अनुमिति। आगे चलते हैं। आचार्य भट्टनायक ने रस निष्पत्ति का सिद्धांत किस प्रकार दिया? भट्टनायक कहते हैं रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले ये तीसरे आचार्य है। दर्शन है इनका सांख्य दर्शन और बाद है इनका भुक्तिवाद। इनकी सबसे बड़ी देन है साधारणीकरण का सिद्धांत जो हम पढ़ चुके हैं। साधारणीकरण मतलब जो विशेष है उसका निर्विशेष हो जाना, असाधारण का साधारण हो जाना, सामान्यीकरण हो जाना, जनरलाइजेशन हो जाना, साधारण हो जाना साधारणीकरण है। इनके अनुसार रस की स्थिति रंगमंच न होकर सहृदय सामाजिक होता है। भट्टनायक के अनुसार न तो रस की उत्पत्ति होती है न ही अनुमिति होती है, वन रस की भुक्ति होती है, ये मान रहे हैं। ये कहते हैं कि न तो रस की उत्पत्ति होती है उत्पत्ति और न ही अनुमिति होती है। देखो उत्पत्ति मानने वाले थे भट्ट लोलट और अनुमिति मानने वाले थे अभिनव। उसके बाद में रस निष्पत्ति के 3 आधार माने हैं। कौन कौन से? उन्होंने कहा है अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार, भोजकत्व व्यापार। काव्य का शब्दार्थ समझ में आता है, वहाँ होता है अभिधा व्यापार, और साधारणीकरण भावकत्व साधारणीकरण होता है विषय जिसका होता है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, साधारणीकरण। यानी रस का जो है, रस के अवयव है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनका संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है वो भावकत्व। फिर है साधारणीकरण स्थायी भाव का रस रूप में भोग होता है, रस रूप में भोग होता है, वो होता है भोजकत्व व्यापार। इन तीनों व्यापारों को भट्टनायक ने शब्द शक्ति की त्रैशंता कहा है। उसके बाद में बात करते हैं सांख्य दर्शन है, उसमें प्रकृति को गुणात्मिक मानकर उसे सत्व, रज और तम से युक्त माना है।
शत में प्रीति और रज में अप्रीति और तम में विषाद की स्थिति मानी है। साधारणीकरण होते ही सामाजिक के शतगुण का उद्रेक हो जाता है, ऐसा मान रहे हैं। रजोगुण और तमोगुणों का समन हो जाता है। आपको ये 2 लाइनें अच्छी तरह से याद करनी है। भट्ट नायक ने संयोग का अर्थ क्या माना है? भोज्य भोजक संबंध, ये याद करना है। और निष्पत्ति का अर्थ माना है उन्होंने भुक्ति। ये 2 लाइनें सभी की याद करनी है। उसके बाद में बात करते हैं अभिनव गुप्त की। रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले अंतिम और चतुर्थ आचार्य, चौथे आचार्य है वो है अभिनव गुप्त। दर्शन है प्रत्याभिज्ञान दर्शन, जो शैव मत पर आधारित है, और वाद है इनका अभिव्यक्तिवाद। रस निष्पत्ति के क्षेत्र में अभिनव गुप्त का मत ही सर्वाधिक मान्य है। यानी अभिनव गुप्त ने जो रस निष्पत्ति का सिद्धांत दिया है ये सबसे ज़्यादा मान्य है। ये मूलतः ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से ध्वनिवादी आचार्य है? तो अभिनव गुप्त। इन्होंने रस को व्यंग्य कहा है, इन्होंने रस को व्यंग्य कहा है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि रस व्यंग्य है, ऐसा कहने वाले कौन है? अभिनव गुप्त। जागृत स्थायी भाव ही सहृदय समाजी को रस की अनुभूति करवाते हैं। और ये 2 लाइनें आपको याद करनी है। इन्होंने, अभिनव गुप्त ने संयोग का अर्थ क्या माना है? वे व्यंग्य व्यंजक संबंध। और निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? अभिव्यक्तिवाद। ये 2 लाइनें लास्ट वाली सभी की याद करनी है। उम्मीद करता हूँ ये चारों आचार्य जो मैंने बताए रस निष्पत्ति के शायद याद हुए होंगे। रस का सामान्य अर्थ होता है आनंद। और ये जो 4 आचार्य है, भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक और भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, इसको आप थोड़ा डिटेल से देख लेना। जो मैंने बताया है इसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जैसे भट्ट लोलट का सिद्धांत कौन से है, याद करना है, उत्पत्तिवाद है। आचार्य शंकु का अनुमितिवाद, अनुमानवाद है और चित्र तुरंग भी है। और भट्ट नायक का है भुक्तिवाद, भोगवाद। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। इस तरह से आपको याद करना है। इसके बाद में भट्ट लोलट जो रस निष्पत्ति की व्याख्या की है उसको आप थोड़ा और अच्छी तरह से देखें। शंकुक ने क्या कहा, भट्ट नायक ने क्या कहा और अभिनव गुप्त ने क्या कहा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।